आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। सी टेट और एम पी टेट के अंतर्गत हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है गणित को कैसे पढ़ाया जाए। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथ पेडागोजी और टॉपिक है गणित को कैसे पढ़ाया जाए। और हम लोगों का ये 4th पार्ट है। इसके पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आगमन विधि पढ़ चुके, निगमन विधि पढ़ चुके, व्याख्यान विधि भी पढ़ चुके, लेकिन व्याख्यान विधि में हमने आधा पढ़ा हुआ था, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स, जिसके 3 पार्ट हो चुके हैं। ये 4था पार्ट है। 3 पार्ट अगर आप अच्छे से समझे होंगे तभी ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो हमने कल जाना हुआ था व्याख्यान विधि क्या है, उसके क्या गुण होते हैं। आज हम लोग जानते हैं व्याख्यान विधि के गुण। ठीक है, व्याख्या विधि क्या है, उसके क्या सोपान होते हैं, उसको हमने कल जाना हुआ था। आज हम लोग जानेंगे व्याख्यान विधि के क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण है अध्यापक के लिए यह विधि सुविधाजनक है, क्योंकि इस विधि में उसे बालकों को व्यक्तिगत सहायता नहीं देनी होती है। कल आपको एग्जाम्पल के थ्रू, एक फिगर के थ्रू हमने समझाया हुआ था कि यहाँ सेंटर पे होता है टीचर। ठीक है, यहाँ पे कौन है, टीचर है, स्टूडेंट यहाँ पे है, ये सभी स्टूडेंट है। केंद्र बिंदु में कौन है, टीचर है, और यहाँ पे बच्चे हैं। टीचर यहाँ पे क्या करता है, केवल बोलता है, बच्चे सुनते हैं। तो टीचर के लिए क्या हो गया, सुविधाजनक हो गया। क्या, व्याख्यान विधि से पढ़ाना टीचर के लिए क्या हो गया, सुविधाजनक हो गया। और इसमें क्या होता है, बालकों के ऊपर उसे व्यक्तिगत ध्यान भी नहीं देना पड़ता है। टीचर किस सेंटर में है, आके खड़ा हो गया और अपना बोलना शुरू कर दिया। जैसे हमने बताया था कि आर्यभट्ट के जीवनी के बारे में अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, क्लासरूम में जाएंगे। ये हमारी क्लासरूम हो गई, हम यहाँ पे जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बच्चे इधर बैठे हुए हैं, हम उनके बारे में बोलना शुरू करेंगे। सभी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे सब क्या करेंगे, सब सुनेंगे। तो हमें क्या हुआ, व्यक्तिगत ध्यान नहीं देना पड़ेगा किसी भी बच्चे को। हमें क्या करना होगा, केवल हमें व्याख्यान विधि का प्रयोग अगर हम कर रहे होते हैं तो हमें व्यक्तिगत ध्यान नहीं देना पड़ता है। ये क्या है, व्याख्यान विधि का पहला गुण। दूसरा पॉइंट है हमारा, जब कक्षा में बालकों की संख्या अधिक हो यह विधि उपयोगी है। अगर आपकी कक्षा में कई स्टूडेंट हैं तो उस कक्षा के लिए आपको कौन सी विधि उपयोगी है, व्याख्यान विधि। क्योंकि अगर आप किसी भी संसाधन का प्रयोग करेंगे आपको खर्च ज़्यादा लगेगा, और जितने बच्चे होंगे उसके अनुसार आपको जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे खर्च बढ़ेंगे। लेकिन आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे तो आपको इन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा भी पाएंगे। क्यों, कब, जब आपकी कक्षा में संख्या ज़्यादा हो बच्चों की। अगला है, समय व आर्थिक बचत के हिसाब से यह विधि उपयोगी है। समय के हिसाब से मतलब जैसे अगर हम यहीं पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहले मुझे लिखना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, फिर उसको और बेहतर तरीके से समझाने की, मतलब इसमें 3 से 4 स्टेप मुझे एक ही काम को करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसे व्याख्यान देना होता तो मैं आता ऐसे खड़ा हो जाता और बोलता आइए आज हम लोग व्याख्यान विधि को पढ़ते हैं, और बोलना शुरू कर देता। तो क्या होता, मुझे यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे क्या करना पड़ता, केवल मुख से बोलना पड़ता और आप लोग क्या करते, उसको सुनते। तो ये क्या हो गया, हमारा व्याख्यान विधि के गुण हैं। फिर समय व आर्थिक बचत के हिसाब से यह विधि क्या है, उपयोगी है। किस प्रकार से, न तो आपका लिखने में समय जाएगा, न तो आपकी आर्थिक नुकसान होगा, मतलब बोर्ड नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, चॉक नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, मार्कर नहीं खरीदना पड़ेगा। खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि आप बिना उसके पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन व्याख्यान विधि में आपको इसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सीधे अपने मुख के द्वारा बोलेंगे, बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे। आप मुख से बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो इसमें कौन सा आपने खर्च किया, कुछ खर्च नहीं किया। आपने समय कितना दिया, अगर आप लिख के बताएंगे आर्यभट्ट को तो आपको कम से कम नहीं तो आधा घंटा लगेगा टाइम, अगर मुख से बोल देंगे तो मुश्किल से आपको 5 मिनट टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, समय को भी हमने बता दिया और आर्थिक बचत को भी बता दिया। हमने क्या जाना, व्याख्यान विधि के गुण। कितने गुण हैं व्याख्यान विधि के, 1 2 3, आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसके गुण को जानते हैं आपको व्याख्यान विधि और स्पष्ट हो जाती है। हमने पहले दिन ही बताया था कि जितने भी आपकी शिक्षण विधियां हैं उनमें कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, लेकिन इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा
गुण हैं, इसलिए हम इन विधियों का उपयोग करके हम बेहतर तरीके से शिक्षण कर पाते हैं। आइए हम लोग जानते हैं व्याख्यान विधि के दोष कि क्या क्या व्याख्यान विधि के दोष हैं। पहला है, यह विधि अधिगम सिद्धांत के विपरीत है। क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चा और शिक्षक का क्या है संबंध है? बच्चा एकदम क्या है, मुख्य श्रोता है। एक्टिव कौन है? टीचर एक्टिव है। तो क्या हमारा अधिगम सिद्धांत क्या कहता है? अधिगम सिद्धांत हमारा ये कहता है कि बच्चा करके सीखे। सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन हो? बच्चा हो। सेंटर में कौन हो? बच्चा हो। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर जस्ट उल्टा है। यहाँ पर सब कुछ टीचर के हाथ में है। जो टीचर चाह रहा है वो कर रहा है, बच्चे का इसमें कुछ भी उसका योगदान नहीं है। इसलिए क्या है, ये अधिगम सिद्धांत के विपरीत है। कौन? व्याख्यान विधि। दूसरा है, इस विधि में बालक एक प्रकार से निष्क्रिय होता है। जैसे हमने कल जाना हुआ था, यहाँ भी बताया, यहाँ बच्चा चुपचाप बैठ के सुन रहा है तो सुन रहा है चुपचाप, तो क्या होगा, निष्क्रिय ही है। और व्याख्यान विधि के माध्यम से अगर हम पढ़ा रहे होते हैं तो एक बच्चे का ध्यान हट भी सकता है, क्योंकि वो पूरे टाइम क्या कर रहा है, मुझे सुन रहा है। मैं बोल रहा हूँ, बच्चा केवल सुन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे टाइम मुझे फोकस करके सुनता ही रहे, उसका ध्यान भटक भी सकता है। ये क्या थे हमारे व्याख्यान विधि के दोष। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स, जिनमें से आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 विधियाँ हो चुकी हैं लगभग। आगमन विधि, निगमन विधि और ये व्याख्यान विधि चल रही है, जिसमें से हमने गुण को जाना। गुण 3 हैं और दोष 2 हैं। अब आते हैं अगली विधि के ऊपर। अगली शिक्षण विधि कौन सी है हमारी? विश्लेषण विधि। अगली विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं चौथी विधि। हम लोग पढ़ेंगे 8 विधियों को पढ़ेंगे। किसमें? गणित को कैसे पढ़ाया जाए, शिक्षण विधियों में 8 विधियों को पढ़ेंगे। उसके बाद ही हमें पता हो पाएगा कि हमें गणित को ऐसे पढ़ाना चाहिए। अगर हम विश्लेषण को एक शब्दों में जानना चाहें कि विश्लेषण क्या है, तो हमको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। समस्या के कठिन भागों को विच्छेदन करना ही क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, आपके पास क्या है? समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं हैं? कई समस्याएं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इकट्ठा आप क्या कर पाएंगे? एक साथ इन समस्याओं को आप निदान नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे आप? इन समस्याओं को अलग अलग भागों में बांटेंगे, और उन अलग अलग भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? हमारा विश्लेषण कहलाता है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ पर बच्चे की समस्या क्या होगी? उसको पढ़ने और पढ़ाने से संबंधित। ठीक है, तो जो समस्या है बच्चे के अंदर, उसके क्या कर, उसके जो कठिन भाग होते हैं उसको अलग अलग भागों में क्या कर देना? विभाजित कर देना, विच्छेदित कर देना ही क्या कहलाता है? हमारा विश्लेषण कहलाता है। फिर पहला पॉइंट है, यहाँ पर पहले पॉइंट को समझते हैं। विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों में तोड़ना। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक समस्या हो गई जो इतनी बड़ी सी है, आप क्या करेंगे? उसको फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में बांटेंगे। इससे क्या होगा? बच्चा आसानी से उस समस्या को जानेगा कि हमें इस समस्या का निदान कैसे करना है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हमने पहले ही जाना कि समस्या के कठिन भागों का विच्छेदन करना ही क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, जो समस्या है उनके कठिन भागों को आप क्या करते हैं? अलग अलग विभाजित कर देते हैं, उसे क्या कहलाता है? वो विश्लेषण कहलाता है। फिर इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। ठीक है, आपको कहाँ पढ़ाना है? 6 में आगे। ठीक है, उच्च कक्षाओं में आपको पढ़ाना है तो आपको किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि उतना उपयोगी नहीं है। आप प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है, लेकिन अब हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है, उसको अलग अलग भागों में बांटना है, तो एक बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि हम उसे क्या बता रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं। तो ये क्या है? केवल उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि क्या है? उपयोगी है। फिर अगला है, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? हम ज्यामिति में, रेखा गणित में करते हैं। ठीक है, इस विधि का मतलब विश्लेषण विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ज्यामिति में और रेखा गणित में करते हैं। अगर हम मुझे पढ़ाना है कौन सा टॉपिक? ज्यामिति का टॉपिक। मुझे पढ़ाना है कौन सा टॉपिक? रेखा गणित का टॉपिक। उस टाइम पे हम किसका प्रयोग करेंगे? किस विधि का? विश्लेषण विधि का। ठीक है, अगले विधि पे आते हैं। अगला पॉइंट पे
इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक को जो भाग सिद्ध करना होता है वहाँ से चल करके ज्ञात तथ्य तक पहुँचता है। ठीक है, एक अध्यापक को क्या करना है, विश्लेषण विधि का अगर प्रयोग करना है तो क्या करता है, जो भी उसे सिद्ध करना है वहाँ से चल करके कहाँ तक जाता है, ज्ञात तथ्य। पहले उसे समस्या है, उसका निदान नहीं पता है, तो वहाँ से वो स्टार्ट करेगा और अंत का उसे क्या पतेगा, लास्ट में जो भी तथ्य उसे पता करना है, जो भी उसे ज्ञात करना है वहाँ तक पहुँचेगा। अगर हम इस चीज़ के बात करते हैं शिक्षण बिंदुओं की, पहला है अज्ञात से ज्ञात की ओर, दूसरा है निष्कर्ष से तथ्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, ये जस्ट आपका निगमन विधि के जैसे ही है। ठीक है, अगर आप निगमन विधि पढ़े हैं तो ये निगमन विधि नहीं है, लेकिन जो शिक्षण सूत्र हैं, जो आपके क्या हैं शिक्षण सूत्र हैं, वो जस्ट अप्लाई होते हैं, निगमन में भी जस्ट अप्लाई होते हैं, किसमें, विश्लेषण विधि में। जो निष्कर्ष होता है हमारा क्या होता है, वो हमेशा अज्ञात होता है। आपको लास्ट में निष्कर्ष पता चलता है कि मुझे क्या ज्ञात करना, आपने क्या ज्ञात कर लिया तो क्या हो गया, अज्ञात हो गया। फिर आपने लास्ट में निकाल लिया तो क्या हो गया, ज्ञात हो गया। शुरू में आपको नहीं पता था कि क्या होगा। इसको हम ऐसे यहाँ पे लिखे हुए यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग, जैसे A/B = C/D अगर दिया हो तो सिद्ध कीजिए कि AC + 4B² BC बराबर C² + 4BD/CD। ये क्या दिया है, मुझे केवल दिया है यदि A/B बराबर C/D है। ये हमारा क्या गया, क्वेश्चन आ गया। प्रश्न में क्या दिया गया है, ये दिया गया है और मुझे सिद्ध ये करना है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मुझे अज्ञात है, ये मुझे अज्ञात है और ज्ञात ये है। ठीक है, ज्ञात क्या है, ये है, अज्ञात ये है। तो मुझे इस किस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा अगर हम गणित में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, अगर गणित में इस प्रकार के प्रश्न हैं तो अगर मुझे एक बच्चे को बेहतर तरीके से समझाना है, क्या करना है, बच्चे को बेहतर तरीके से हमें समझाना है तो हमें किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, विश्लेषण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये समस्याएं हमारे पास अज्ञात हैं, ज्ञात क्या है, केवल इतनी सी ज्ञात है। तो हम क्या कर रहे हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चल रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि क्या है, कुछ भी नहीं पता है, ज्ञात क्या है, केवल इतना है। तो अज्ञात से निष्कर्ष की ओर जाते हैं। ठीक है, फिर निष्कर्ष से तथ्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं। ठीक है।